हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों 9th क्लास में एसएसटी में हमने पार्ट 5 घुमंतू चरवाहे के का एक भाग हम आपको दे चुके हैं, वीडियो भेज चुके हैं। अब इससे आगे हम इसमें आपको बता रहे हैं। ब्रिटिश अफसर सामान्यतः घुमंतू समुदाय के लोगों को शक की निगाह से देखते थे। वे निर्धारित आबादी पर शासन करना चाहते थे जो आसानी से पहचानी जा सके और नियंत्रित हो सके। वर्ष 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के अंतर्गत व्यापारी, शिल्पकार, चरवाहों के बहुत से समुदायों को अपराधी घोषित किया गया। इस कानून के पारित होने के पश्चात ऐसे समुदायों को विशेष अधिसूचित गांवों बस्तियों में रहने का आदेश दिया गया। मतलब उन्हें गांव में या बस्तियों में रहने का आदेश दिया गया और बिना परमिट के आवागमन पर उनकी रोक लगा दी। मतलब वो कहीं भी आना जाना है तो उनके लिए उसे परमिट लेना पड़ता था। 19वीं सदी के मध्य में चराई कर, जिसे मतलब वो गाय भैंस जो चराते थे उसके लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का देहाती भूमि में पेश किया गया। आय बढ़ाने के लिए सरकार ने जानवरों पर भी कर लगा दी ताकि इससे जो है सरकार की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाए और उनकी आय बढ़ जाए, जिसके परिणाम स्वरूप मवेशी करों के निरंतर वृद्धि में निरती हुई और जिसके कारण कर वसूली की व्यवस्था प्रतिदिन मजबूत होती गई। 1805 और 1880 के दशकों के मध्य कर वसूली का कार्य बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। मतलब ठेकेदारों को ये काम सौंप दिया जाता था। जो ज़्यादा पैसों की बोली लगाता था उसी ठेकेदार को ये काम सौंप दिया जाता था कि आप ये टैक्स वसूलेंगे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने चरवाहों के प्रत्यक्ष रूप में कर वसूलना शुरू कर दिया। प्रत्येक चरवाहों को एक पास दिया गया जिसका उपयोग एक चरवाहे में चरागाहों में प्रवेश करने के लिए करता था। इस पास को दिखाकर केवल कर देना पड़ता था। पहले कर देना पड़ता था, उसके पश्चात चरागाह को जाने की अनुमति दी जाती थी। जो पास दिया जाता था उससे जो है व्यक्ति अंदर प्रवेश करता था चरागाह में, जहाँ वो अपने जानवरों को चरा सकता था। लेकिन उससे पहले उन्हें क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। फिर है इन बदलावों ने चरागाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। जब लगातार लोगों पर टैक्स बढ़ते गए तो उससे संभवतः लोगों का जीवन बहुत कष्टदायी हो गया, क्योंकि उन पर करों का भार बहुत अधिक बढ़ गया और जो है उन्हें बहुत ही परेशानी होने लगी। औपनिवेशिक शासन ने चरागाहों की सरकारी ज़मीन में शामिल कर लिया, क्योंकि उन्हें यह ज़मीन बेकार समझ में आती थी। उन्होंने बेकार भूमि कानून, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चरवाहा कर आदि बदलाव किए, जिसने घुमंतू चरवाहों के जीवन को प्रभावित किया। चरागाहों की सरकारी कब्जे में लेकर इन्हें खेतों में परिवर्तित किया जाने लगा। इससे चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाके सिकुड़ने लगे। गडरिये अपने पशुओं को स्वतंत्रतापूर्वक वनों में नहीं ले जा सकते थे और नहीं चरा सकते थे। पहले चरवाहे अपने मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चराने ले जाते थे। चारे की कमी होने के कारण जानवर बड़ी संख्या में भूख से मरने लगे, क्योंकि उन्हें अब ये दिक्कत होने लगी। चरवाहों के लिए ये जगह निश्चित कर दी और जो है इससे जो जानवरों के लिए जो घास थी, जो चरागाह थे, वो कम हो गए और वो भूख से मरने लगे, भूखे रहने लगे। चरागाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया? अब उन पर टैक्स तो लग गए, इनका सामना कैसे किया? अंग्रेजी शासन द्वारा किए गए बदलाव पर चरागाहों की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आए। कुछ चरागाहों ने जानवरों की संख्या कम कर दी, क्योंकि अधिक जानवरों को चराने के लिए पहले की भांति ये बड़े बड़े चरागाह उपलब्ध नहीं थे। जब
पुराने चरागाहों का प्रयोग करना कठिन हो गया तो कुछ चरागाहों ने नए नए चरागाह ढूंढ लिए। उदाहरण के लिए ऊँट भेड़ पालने वाले राइक सन 1974 के बाद सिंध में प्रवेश कर सकते थे और नए सिंध नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। तो उन्होंने अपने जानवरों को चराने के लिए भी नई नई जगह चुन ली ताकि वो वहाँ पर अपने जानवरों को चरा सकें। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। उन्हें स्पष्ट है कि उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ी। इस कारण अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे और कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों की खाद की भी जरूरत तो रहती थी, तो जो उन्हें इन जानवरों के मल मूत्रों से प्राप्त हो जाती थी। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरागाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था वे ब्याज पर कर्ज लेकर जीवन व्यतीत करने लगे। इस कारण बहुतों के मवेशी भी उनके हाथ से जाते रहे और वह मात्र मजदूर बनकर रह गई। मतलब जब चरागाहों की जगह कम हो गई तो उन्होंने जो है बहुत सारे चरागाहों को अपने जानवरों को बेच दिया और उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो कर्ज लेकर अपना जीवन व्यतीत करते थे और इस तरह वो चरागाहों वहाँ के स्थान पर क्या बन गए, मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या कस्बों में मजदूरी करते हुए दिखाई देने लगे। के बाद चरागाहें न केवल आज भी जीवित हैं अपितु कई स्थानों पर इनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। इस प्रकार जब भी किसी इलाके में चरागाहों को उनके प्रवेश पर रोक लगा दी जाती तो उनकी दिशा बदल देती, रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे क्षेत्रों और पहाड़ी में जीवित रहने के लिए चरवाही सबसे व्यवहारिक मार्ग है। चरवाहों के जीवन में इस तरह के परिवर्तन केवल भारत में ही नहीं थोपे गए, दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में नए कानून और रिहायशी के नए तौर तरीके ने उन्हें आधुनिक दुनिया में हो रहे बदलाव पर अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मजबूर कर दिया। अब है अफ्रीका के चरवाहा का जीवन। जो अफ्रीका में जो चरवाहा थे उनका जीवन क्या था, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अफ्रीका में जहाँ बहुत अधिक चरवाहा आबादी रहती है, आज भी लोग लगभग 2.25 करोड़ लोग आजीविका के लिए किसी न किसी तरह चरवाही गतिविधियों में आश्रित हैं। इनमें जो अफ्रीका में चरावाह हैं इनमें कौन कौन से हैं, बेदुइन्स, बर्बेसे, मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना जैसे प्रसिद्ध समुदाय भी इसमें सम्मिलित हैं। कहाँ के, अफ्रीका चरवाहा में। इनमें से ज़्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम करते हैं, कुछ चरवाहों के साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही में होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं होने पर कोई अन्य धंधा भी कर लेते हैं। तो इस तरह से वो अपने धंधा भी, अपना दूसरा कार्य भी कर लेते हैं जब उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, उन्हें जो है भुखमरी की कगार पर आते हैं, तो इससे अच्छा वो जो है अपना कार्य बदल देते हैं। भारत की भांति अफ्रीकी चरवाहों की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। मसाई नाम के पशुपालक समुदाय मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। नए कानूनों और बंदिशों ने उनसे उनकी ज़मीन छीन ली और उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी, क्योंकि वहाँ पर भी अनेक नए कानून बनाए गए जिससे कि उनके जीवन में काफ़ी बदलाव हो गया।
इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी पूर्ण रूप से बदल गई और उनके सामाजिक संबंधी भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। फिर है चरागाहों का क्या हुआ। जो चरागाह जिन्होंने अपना कार्य भी बदल दिया था, या जो उनके ऊपर अनेक सारे कर और बहुत सारे नियम जो लागू हुए थे, तो उससे चरागाहों का क्या हुआ। मसाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके चरागाह दिन प्रतिदिन संकुचित होते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन में से पूर्व मसाईलैंड का क्षेत्र उत्तरी कीनिया में से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक विस्तृत था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप की समाजवादी शक्तियों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए नरसंहार शुरू कर दिया, मतलब लोगों को मारना शुरू कर दिया और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में परिवर्तित कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उन्हें जो है उन पर कब्जा कर दिया। सन 1885 में ब्रिटिश कीनिया जर्मन तंजानिया के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। बाद के वर्षों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए उपयुक्त चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाईयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे छोटे से इलाकों में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन पूर्व मसाईयों के पास जितनी जमीन थी, लगभग उसका 60% भाग उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया। मतलब जितनी उनके पास ज़मीन थी उसका 60% भाग उनसे छीन लिया और उन्हें क्या कर दिया, सूखे इलाकों में कैद कर दिया, जहाँ वर्षा और हरे भरे चरागाहों का अभाव था। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय कृषकों को अपनी खेती का क्षेत्रफल को अधिक से अधिक विस्तृत के लिए प्रोत्साहित करने लगी। खेती के प्रसार से चरागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों से श्रेष्ठ थे, परंतु औपनिवेशिक शासन का अंत आते आते यह समीकरण पूर्ण रूप से पलट चुका था। जो औपनिवेशिक सरकार थी उन्होंने बहुत सख्त नियम लागू कर दिए थे। अनेक चरागाहों को शिकारगाह में परिवर्तित कर दिया गया। कीनिया और मसाई वेस्ट सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी प्रकार अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों को प्रवेश निषेध है। इन इलाकों में वे शिकार नहीं कर सकते थे, मतलब इनके लिए कुछ एरिया निश्चित कर दिए गए कि आप इन इलाकों में अपने जो है शिकार नहीं कर सकते थे और चरागाह आप इसमें नहीं चरा सकते थे। इसके अलावा टैक्स लगा दिए और अपने जानवरों को भी चरा नहीं सकते। उदाहरण के रूप में सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल मसाइयों के चरागाहों पर जबरन कब्जा करके बनाया गया था। अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के अभाव में उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे मसाइयों को विस्थापित कर दिया गया। छोटे से इलाके में लगातार पशु चराने के कारण चरागाहों का स्तर गिरने लगा और चारे की सदैव कमी रहने लगी और मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया। जब जगह कम हो गई और निश्चित जगह हो गई तो वहाँ पर जब लगातार चरागाह जो है जानवर चरते थे तो वहाँ पर जो है घास आदि कम हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी, जिससे कि उन पशुओं का पेट नहीं भरता था। और जब पेट नहीं भरता था बहुत सारे जानवर जो है भूख के कारण भी मरने लगे। तो ये सारी समस्याएं चरागाहों को झेलनी पड़ी। तो बच्चों आज इतना ही, इससे आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।